हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गांधीवादी काल के दौरान होने वाले आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम असहयोग आंदोलन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 28 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी मतभेद थे। युवक यह चाहते थे कि इस रिपोर्ट के आधार पर हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी जाए और हमें स्वतंत्र बना दिया जाए। महात्मा गांधी के द्वारा मध्यम मार्ग अपनाया गया और उन्होंने माना कि मैं पहले ब्रिटेन की सरकार के सामने कुछ मांगे कांग्रेस के द्वारा रखी जाएंगी और अगर मांगे नहीं मानी गई तो हमारे द्वारा फिर आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अगर ब्रिटेन की सरकार इन प्रस्तावों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगी, कांग्रेस इस विधान को अपना लेगी, तो हम प्रमुख रूप से किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अहिंसात्मक असहयोग का रुख अपनाएंगे। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि इस समय ब्रिटेन में चूंकि मजदूर दल की सरकार है तो उस सरकार के द्वारा हमारी बात मानी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच वार्ता हुई। महात्मा गांधी ने कब हमें स्वतंत्रता मिलेगी इसकी तारीख के बारे में पूछा, लेकिन अंग्रेजी सरकार से कोई संतोषजनक जवाब लॉर्ड इरविन नहीं दे पाए। इससे महात्मा गांधी ने यह स्वीकार कर लिया कि अब संघर्ष और आंदोलन के बिना हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। दिसंबर 1929 में लाहौर में नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ। भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता की घोषणा का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा रखा गया। जिस समय कांग्रेस के द्वारा यह घोषणा पत्र रखा गया था उस समय देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक मंदी का दौर था, महंगाई के कारण लोग बहुत अधिक परेशान थे और कर देने की स्थिति में नहीं थे। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय जनता बहुत अधिक पीड़ित और त्रस्त थी। और उस समय जब ये प्रस्ताव रखा गया कि भाई अब हमारे द्वारा स्वतंत्रता हम लेकर ही रहेंगे, 26 जनवरी 1930 को भारतीय जनता के द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया और इसीलिए 26 जनवरी के दिन ही हमारे संविधान को लागू किया गया था। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए यह माना जा सकता है कि इस तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया भारतीय जनता ने कि उससे ये स्पष्ट हो गया था कि बहुत अधिक भारतीय जनमानस में विद्रोह की भावना है और केवल वह विद्रोह सामने लाने की ज़रूरत है। 16 फरवरी 1930 को साबरमती के आश्रम में कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया कि अब हम पूरी तरह से आंदोलन करेंगे, लेकिन जैसा महात्मा गांधी की नीति रही है उन्होंने यह माना कि अब भी मैं एक बार सरकार से बात करूंगा और सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार के सामने 11 सूत्र रखे। पूर्ण नशाबंदी हो, मुद्रा का विनिमय किया जाए, जो मालगुजारी के रूप में कर लिया जाता है वो आधा कर दिया जाए, नमक पर लगने वाला कर बंद कर दिया जाए, सैनिक व्यय में कमी हो, शासन व्यय में कमी हो, विदेशी वस्तुओं पर तटकर लिया जाए, तटीय व्यापार संरक्षण कानून को पारित किया जाए, हत्या या हत्या की चेष्टा में पकड़े गए बंदियों के अलावा बाकी और जितने भी राजनीतिक बंदी हैं कांग्रेस के द्वारा उन्हें रिहा कर दिया जाए, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए, जन नियंत्रण में आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को भी लाइसेंस दिए जाएं। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसका कोई उचित उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। ब्रिटिश सरकार केवल शक्ति को पहचानता है,
इसीलिए मुझे ब्रिटिश सरकार के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हमारे राष्ट्र के भाग्य में जेल की शांति ही एकमात्र शांति है। भारत एक विशाल कारागृह है। मैं कोई कानून नहीं जानता और मैं अब एक तरह से यह चाहता हूँ कि इस शांति को भंग कर दिया जाए। और फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी मार्च से। 11 मार्च 1930 को 15,000 व्यक्तियों ने साबरमती के मैदान में ये प्रण लिया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता है तब तक ना तो हम चैन से बैठेंगे और ना ही अंग्रेज़ों को चैन से बैठने देंगे। 19 मार्च 1930 को कुछ कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। यह लंबी उनकी यात्रा थी जो 24 दिन में पूरी हुई। वो जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ उनका स्वागत किया गया। फिर आत्मशुद्धि के बाद उन्होंने नमक न बनाने का कानून तोड़ा और उन्होंने तब से सवेगी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा भाई गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल जाना चाहिए, बहनों को शराब और अफीम के दुकानों पर धरना देना चाहिए, सरकारी नौकरियों को छोड़ देना चाहिए, विद्यार्थी अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें। और यह आंदोलन बहुत प्रगतिशील आंदोलन हुआ। कई मिलें बंद हो गई, पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग हुई। शुरू में तो अंग्रेज़ों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया तो अंग्रेज़ों के द्वारा दमनात्मक नीति को अपनाया गया। बड़े बड़े जो नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को साथ नहीं दिया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन चलता रहा। हालांकि जब भारतीय जनता नेतृत्वहीन हो गई तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नेतृत्वहीन जनता को, चूँकि बड़े बड़े नेता सब प्रमुख रूप से अरेस्ट कर लिए गए थे, तो कोई नेतृत्व देने वाला नहीं था। तो नेतृत्वहीन जनता को एक तरह से नेतृत्वहीन होने के कारण यह आंदोलन थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ा और लेकिन फिर भी छोटा मोटा यह आंदोलन चलता रहा। आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने कोशिश की कि अंग्रेज़ों को विवश कर दिया जाए कि वे भारत से चले जाएं। प्रमुख रूप से कांग्रेस के द्वारा अगस्त में यह प्रस्ताव रखे गए कि अब हमें कोई ऐसा क्रियाशील आंदोलन चलाना चाहिए जो आंदोलन एक ऐसी क्रियाशील स्थिति में हो जो कि सरकार को विवश कर दे कि सरकार कमज़ोर होकर हमें हमारी आज़ादी दे दे। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स योजना अंग्रेज़ों ने वापस ले ली थी और क्रिप्स योजना वापस लेने के बाद जो तनाव की स्थिति पूरे भारत में हो गई थी, उसके लिए इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव अगस्त में रखा गया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस समय महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो। यानी उन्होंने माना कि अब हमें या तो आज़ादी प्राप्त करनी है या फिर हमारा अंत हो जाएगा। इस आंदोलन के कुछ कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स भारत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने थैले में बहुत सारी चीज़ें भारतीयों के लिए ला रहा हूँ, लेकिन वो कोई बहुत क्रियाशील परिवर्तन भारत में नहीं कर पाए। उन्होंने जो भी प्रस्ताव यहाँ रखे उन प्रस्तावों ने भारत में निराशा का ही वातावरण पैदा किया। भारतीय जनता को यह विश्वास हो गया कि हमें अब अंग्रेज़ों पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं रखना है। सेकंड है बर्मा में भारतीयों के प्रति असंतोष। बर्मा में भारतीयों के प्रति असंतोष था। जो लोग बर्मा से आए थे उन्हें यह लगा था कि भारत में भारतीयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वह अनुचित है। पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का वातावरण। पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का वातावरण था। यहाँ पर सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसानों की भूमि को ले लिया गया था और उन्हें वहाँ पर छोटी छोटी सभी देशी रियासतों को नष्ट कर दिया गया था।
नेक्स्ट है शोचनीय आर्थिक स्थिति। यहाँ भारत की आर्थिक स्थिति तो निरंतर शोचनीय होती जा रही थी, क्योंकि कुटीर उद्योग धंधों को अंग्रेज पनपने नहीं दे रहे थे। तो इस तरह संपूर्ण देश में निराशा और भय का वातावरण था। इस देश की निराशा को रोकना आवश्यक था। इसीलिए अप्रैल 1942 को कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस कमेटी का, उस अधिवेशन में कहा गया कि अब हमें प्रमुख रूप से भारतीयों को एकजुट होकर कोई क्रियाशील आंदोलन करना होगा। पंडित नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में यह जो बातें कही गई वो इस प्रकार हैं। पहली है, भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत कर दिया जाए। सेकंड है, स्वतंत्रता की मांग ही हमारा मूल उद्देश्य है। सांप्रदायिक समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रिटेन की सत्ता विभाजन चाहती है। स्वतंत्रता मिलते ही भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। देश के सभी दलों के सहयोग से अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। भारत में संविधान सभा की स्थापना होगी। भारत से ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत कर दिया जाएगा। और अगर ब्रिटेन के द्वारा हमारे विचारों को, हमारे इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता तो हम अहिंसक आंदोलन चलाएंगे। इस प्रस्ताव में भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। गांधी जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था भारत से ब्रिटिश शासन की क्रमबद्ध और यथावत वापसी। इस आंदोलन का प्रयोग तो एक अमेरिकी पत्रकार ने महात्मा गांधी के साथ एक वार्ता के दौरान किया था। महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि मैं स्वतंत्रता के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं जिन्ना के हृदय परिवर्तन की भी बाट नहीं देख सकता, यह मेरे जीवन का अंतिम संग्राम है। महात्मा गांधी की बात करने का यह असर हुआ कि 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन की कोई तारीख निश्चित नहीं की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में यह आंदोलन एक तरह से छिड़ गया। संपूर्ण भारत में पुलिस का शासन हो गया, लाठी चार्ज और जो दमनात्मक नीति अंग्रेज भारतीयों के प्रति कर सकते थे वो सब उनके द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने जेल में 21 दिन का आमरण अनशन रखा कि ये जो हालत बिगड़ रही है, और चूँकि सत्याग्रह आप फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं महात्मा गांधी के विचार, उनकी एक अवधारणा है सत्याग्रह की अवधारणा कि सत्य पर आग्रह करने के लिए अपने आप को भी कष्ट दिया जाना चाहिए। तो यह उपवास उनके द्वारा रखा गया और जब लगा सरकार को कि महात्मा गांधी की हालत थोड़ी नाजुक हो रही है तब उन्हें रिहा कर दिया गया। तो एक तरह से यह आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और इसे हालांकि तत्काल कोई सफलता नहीं मिली। तत्काल सफलता इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि सभी नेता अरेस्ट हो गए थे, तो कोई प्रभावशाली नेतृत्व इसे नेतृत्व देने के लिए नहीं था। सरकार के पास भारतीयों से अधिक शक्ति थी, हम इतने शक्ति संपन्न नहीं थे। साथ ही साथ जो उच्च सेवी वर्ग के लोग थे, भारतीय होने के बाद भी अंग्रेजों के साथ वफादार थे। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह है कि संगठन में कमी थी। बहुत अधिक संगठित यह आंदोलन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इस आंदोलन को असफल आंदोलन हम नहीं कह सकते। इस आंदोलन का यह महत्व है कि इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को विवश कर दिया या अंग्रेजी सरकार को दिखा दिया कि अब वे बहुत लंबे समय तक भारत को अपना गुलाम नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ इस आंदोलन के माध्यम से यह भी पता चल गया कि भारतीय जनमानस एकीकृत होकर अगर कुछ अंग्रेज़ों के विरुद्ध करना चाहे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता उसे हासिल होगी। जैसा ईश्वरी प्रसाद ने कहा, अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन विरुद्ध भारतीय जनमत में विद्रोह था, जिसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बेस्टले के पतन या सोवियत रूस की क्रांति से की जा सकती है। और प्रमुख रूप से यह आंदोलन तत्काल सफल नहीं रहा, लेकिन हम इसे एक असफल आंदोलन भी नहीं मान सकते हैं। धन्यवाद।